हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वांटेड अली का अगला भाग। क्या बात करना चाहता था रहमान तुमसे अकेले में? यूसुफ खान ने मुस्कुराकर पूछा। शक ने मस्तिष्क में चुभन की। कुछ नहीं, यूं ही। काजिया के होठों से निकला। तो मैं भी अब खाना खा लेना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ खाना खाऊंगा, उससे क्या रखा है। काजिया ने कहा और टेंट से बाहर निकल गया। यूसुफ खान ने टेंट के दरवाजे को देखा, फिर सिर झटक कर वो भी बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह कैंप में खाना खाने का वक्त था। मैं महाजन परेशान था। यह परेशानी देवराज चौहान के लिए थी। शाम उसने कहा था कि वो कुछ करने वाला, और उसके बाद देवराज चौहान टेंट में नहीं आया था। यह खतरे वाली बात थी। कहीं देवराज चौहान को कुछ हो तो नहीं गया? वो कहाँ है? यही बातें महाजन को व्याकुल किए जा रही थी। खाने के दौरान उसने जगमोहन की तलाश की। जल्द ही एक कतार में बैठा जगमोहन उसे देखा। वो जगमोहन से बात करना चाहता था, परंतु जगमोहन के पास पहुंचकर उससे बात करना ठीक नहीं था। इससे वो नज़रों में आ सकता था। हथियारबंद पहरेदार वहां मौजूद थे, रोजाना की तरह इधर उधर नजर रख रहे थे। महाजन सोचों में डूबा खाने पर बैठ गया। देवराज चौहान उसी टेंट में था। बाहर दो आदमी पहरे पर थे। एक वही था, रात वाला। सुबह के कामों से फारिग होने के लिए उसे जंगल ले गए थे। उस पर सख्त नजर रखी जा रही थी। जब खाने का वक्त आया तो देवराज चौहान टेंट से निकला तो वो आदमी बोला, तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? खाना खाना है, भूख लग रही है। काजिया साहब का हुक्म है कि तुम्हें टेंट में ही खाना दिया जाए, भीतर रहो। जब खाने का वक्त आया तो देवराज चौहान टेंट से निकला तो वो आदमी बोला, तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? खाना खाना है, भूख लग रही है। काजिया साहब का हुक्म है कि तुम्हें टेंट में ही खाना दिया जाए, भीतर रहो, अभी तुम्हें खाना मिल जाएगा। क्या दिन भर मुझे कैंप में इसी टेंट में रहना होगा? हमेशा हमें यही आदेश है कि तुम पर नज़र रखी जाए और तुम्हें टेंट में रखा जाए। देवराज चौहान खामोशी से टेंट में चला गया। कुछ ही देर में एक आदमी उसे खाना दे गया। वो खाना खाने लगा और सोच रहा था कि अब सब कुछ मोना चौधरी पर ही निर्भर है। वो अगर कैंप पर कामयाब हमला करा देती है तो आगे काम करने का उसका रास्ता साफ हो जाएगा। खाने के बाद देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। बाहर से लोगों की आवाज़ें आ रही थीं। वो सब अपने अपने रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहे थे। आधे घंटे बाद ही वहाँ शांति छा गई। दोनों पहरेदार टेंट के बाहर सतर्कता से मौजूद थे। सुबह के 9 बज रहे थे। मोना चौधरी कमीज सलवार दुपट्टे में थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त वो मुजफ्फराबाद के पुराने इलाके की गली में तेजी से कदम आगे बढ़ा रही थी। गलियां पतली थीं, यहाँ मकान ऊंचे थे। बहुत ज़्यादा पर रोशनी भीतर नहीं आ पाती थी। हाथ में भरा हुआ एक लिफाफा थाम रखा था। गली में और भी औरत मर्द आ जा रहे थे। अधिकतर औरतों ने बुर्का पहन रखा था। चूंकि वो बिना बुर्के की थी, इसलिए हर आने जाने वाला उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। वो गली एक तिराहे पर जा पहुंची। मोना चौधरी टिटकी। पास में एक दुकान थी, वहां पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति से कहा, सलमान किधर रहता है? बूढ़े ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर क्या उठा, तुम जैसी औरत का सलमान के पास जाना ठीक नहीं। क्यों? वो खतरनाक आदमी है। तुम मुझे उसका पता बताओ। ठीक है, पर उसे मत कहना कि मैंने तुम्हें उससे सतर्क किया था। इसी गली का तीसरा मकान है उसका। रात ही वो वापस आया है। यहाँ तो वो महीने में 5 दिन मिलता है, 25 दिन जाने कहाँ रहता है। मोना चौधरी आगे बढ़ गई। तीसरे मकान पर ठिठकी। बाहर ही बंद गेट को खोलकर भीतर प्रवेश किया। सामने कमरे का दरवाज़ा था, जो कि थोड़ा खुला दिख रहा था। मोना चौधरी वहां पहुंची और दरवाज़ा ढकेलकर भीतर झांका। ड्राइंग रूम जैसा कमरा था, जो कि खाली था। लिफाफा थामे मोना चौधरी भीतर प्रवेश कर गई। ड्राइंग रूम के साथ लगते एक अन्य दरवाजे पर पहुंची और भीतर झांका। वो बेडरूम था और बेड पर कोई नींद में था। मोना चौधरी भीतर प्रवेश कर गई और सोए आदमी को देखने लगी। वो 6 फुट लंबा था। पठानी कमीज पजामा पहन रखा था। चेहरे पर दाढ़ी थी, परंतु दाढ़ी का रखरखाव ठीक था। बाल साधारण थे। उम्र 40 की थी। मोना चौधरी ने कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। कुर्सी की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने मोना चौधरी को देखा। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो तुरंत उठ बैठा। चेहरे पर नींद और थकान के भाव दिख रहे थे। दरवाज़ा खुला तो भीतर आ गई। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा, मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, पर भीतर आने की कोई हिम्मत नहीं करता। तुम सलमान हो? मोना चौधरी ने पूछा। इसका मतलब तुम गलती से भीतर नहीं आई? उसके होठ सिकुड़े। मतलब कि तुम सलमान ही हो? मोना चौधरी ने सिर हिलाया। हाँ। वो मोना चौधरी को घूरता हुआ बोला, तुम खूबसूरत हो। मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो हिम्मती और मेरा काम कर सके। 2 लोगों को मैंने 50-50 हज़ार दिए तो दोनों ने ही तुम्हारा नाम बताया, तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम काम करवाना चाहती हो? सलमान के होंठ सिकुड़ चुके थे। मैं सबके लिए काम नहीं करता। मोना चौधरी कुर्सी से उठी और आगे बढ़कर बेड पर लिफाफा उलट दिया। हजार हजार की 10 गड्डियां बेड पर पड़ी नजर आने लगी। हिंदुस्तानी नोट? सलमान की आंखें सुकड़ी। 10 लाख हैं। करोगे काम? मोना चौधरी बोली। सलमान खामोश सा बना मोना चौधरी को देखने लगा। काम के बाद 5 लाख और मिलेंगे। मुझ पर विश्वास करना होगा। काम ठीक से हुआ तो मैं आऊँगी
और 5 लाख दे जाऊंगी। लेकिन काम खतरनाक है। 10 आदमी, हथियार बंद होने चाहिए। सबके पास 2-2 ग्रेनेड भी शामिल हो। एक जगह पर जाना है और वहाँ ग्रेनेड फोड़कर गोलियां चलाकर वापस आ जाना है। किसी खास को नहीं मारना? सलमान ने पूछा। नहीं, हमला करना है और आ जाना है। हमला ज़बरदस्त होना चाहिए, मोना चौधरी बोली। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हें इस काम के 15 लाख दे रही हूँ। 10 पहले, 5 काम के बाद। यह काम आज ही हर हाल में होना चाहिए, बढ़िया ढंग से होना चाहिए, मोना चौधरी दृढ़ स्वर में बोली। कहाँ पर हमला करना है? तुम तैयार हो इस काम के लिए? 15 लाख में तुम्हें यह काम 2 बार कर सकता हूँ, सलमान ने गंभीर स्वर में कहा। जगह बोलो। एक कैंप पर हमला करना है जहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं। ये तो खतरनाक काम है। तभी तो 15 लाख दे रही हूँ। वहाँ रुकना नहीं है तुम लोगों ने। जाना है, गनों से गोलियां चलानी है। हर आदमी 2-2 ग्रेनेड फेंकेगा। 5-10 लोग मर भी जाए तो परवाह नहीं। उसके बाद वहाँ से भाग आना है। आसान काम है। अभी तैयारी शुरू करो और काम पूरा कर दो दोपहर तक। बाकी का 5 लाख? जब तुम काम करके यहाँ आओगे तो मैं 5 लाख के साथ यहीं मिलूंगी। लेकिन इस काम में विश्वासी आदमी लेना जो जुबान बंद रखना जानते हो, सबके चेहरे ढके हों। ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कैंप वाले हमारी पहचान कर लें। शाम के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान सुबह खाना खाने के बाद टेंट में ही मौजूद था। उसके बाद वो बाहर नहीं निकला था। कभी वो कुर्सी पर बैठ जाता तो बेड पर आ लेटता। बाहर 2 लोग उसके पहरे पर मौजूद थे। अब देवराज चौहान के मन में बेचैनी आनी शुरू हो गई थी। आधे से ज़्यादा दिन निकल गया था, परंतु हमला अभी तक नहीं हुआ था। उसने जो खेल खेला था वो आगे बढ़े, इसके लिए हमला होना ज़रूरी था, ताकि काजिया को लगे कि वो सच कह रहा है। अगर हमला नहीं हुआ तो काजिया ने यकीनन उसे शूट कर देना था। मोना चौधरी को अच्छी तरह समझा दिया था कि कैंप पर हमला हो, ये बहुत ज़रूरी था और अब तक ये काम हो जाना चाहिए था, परंतु वक्त काफ़ी बीत गया था। तभी टेंट के बाहर आहट उभरी और पर्दा हटाकर काजिया ने भीतर प्रवेश किया। काजिया के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। तीखे भाव थे उसके चेहरे पर। हमला अभी तक नहीं हुआ रहमान? काजिया क्या उठा। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? तुमने ही तो कहा था कि हमला। जनाब जी, मैंने जो सुना आपसे कह दिया, लेकिन लगता है मैंने गलती की। क्यों? आपने तो मुझे इस तरह बंद कर दिया जैसे गुनाहगार यूसुफ खान ना होकर मैं हूँ। देवराज चौहान ने नाराज़गी से कहा। मैंने तो आपको खतरे से आगाह करना चाहा, परंतु आपने मुझे ही सजा दी दी। यूसुफ खान मेरा विश्वासी आदमी है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको कि वो आपको मारकर आपकी जगह ले लेना चाहता है? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको मेरी बात का भरोसा नहीं? नहीं। फिर तो मैंने खामखा ही आपको ये बात बता। शाम का अंधेरा फैलते ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा अगर हमला नहीं हुआ तो। ये तो सरासर जाती हुई जनाब। आप तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गए। भले का जमाना ही नहीं रहा। काजिया खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। क्या? तुम ये बता दो कि तुमने ये झूठ मुझसे क्यों बोला। झूठ मैंने बोला? ये आप क्या कह रहे हैं? यूसुफ खान के खिलाफ मुझे क्यों भड़काना चाहते थे? खुदा खैर करे, आपका तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया है। देवराज चौहान भड़क उठा। मैंने आपको आने वाले खतरे के बारे में बताकर गलती की। आप तो मेरी जान के दुश्मन ही बन। मेरा दिमाग शाम को शांत होगा, अंधेरा फैलना शुरू होते ही जब तुम्हें गोली मारूंगा, काजिया ने कड़वे स्वर में कहा। तब तेरे से पूछूंगा कि यूसुफ खान के खिलाफ क्यों मुझे भड़का रहा। यही वो वक्त था जब वहां ग्रेनेड का पहला धमाका गूंजा। काजिया हड़बड़ाकर उछल पड़ा। देवराज चौहान भी चौंका। तभी दूसरा धमाका गूंजा। बाहर शोर और चीखों की आवाज़ें गूंज उठी। काजिया फौरन टेंट से बाहर निकल गया। जनाब जी, हमला हो गया ना? पीछे से देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। और फिर गनों से होती फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी। एक के बाद एक कैंप में यहाँ वहाँ ग्रेनेड फटने लगे। साफ महसूस हो रहा था कि हमला करने वाले बहुत से लोग हैं। बाहर भाग दौड़ और शोर शराबा गूंज उठा। सब इधर उधर भागते नजर लग रहे थे। उसके बाद जवाबी फायरिंग की भी आवाज़ें आने लगीं। 4-5 गोलियां देवराज चौहान के टेंट में भी छेद कर गईं। सावधानी के नाते देवराज चौहान जमीन पर लेट गया। गोलियां चलती रहीं, धमाके होते रहे। कभी कभार चीखों की आवाज़ें भी गूंज उठती थी। करीब 15 मिनट तक यही सब होता रहा। हमला करने वाले जैसे आए थे वैसे ही खिसक गए। 15 मिनटों में ही कैंप का बुरा हाल हो गया था। 20 ग्रेनेड फटे थे। गनों से ढेर सारी गोलियां बरसाई गई थी। कैंप वालों को संभलने का मौका नहीं मिला था। थोड़ी बहुत जवाबी फायरिंग ही कैंप की तरफ से हो पाई थी। जहाँ जहाँ ग्रेनेड गिरे थे वहाँ तबाही मची हुई थी। 7-8 टेंट तबाह हो गए थे। एक तरफ रात का खाना तैयार किया जा रहा था। 8 लोग इस काम में लगे थे। उनमें से 4 लोग मारे गए थे। 7 अन्य ग्रेनेडों के हमले से मरे थे। कुल 11 लोग मरे थे कैंप में। ऐसी तबाही कैंप में पहली बार हुई थी। वहाँ के लोग हड़बड़ाए से भागे फिर रहे थे। घायल शेर की हालत जैसा हाल था काजिया का। उसकी मिल्कियत में पहली बार ऐसा हमला हुआ था। पागल सा हुआ वो उस टेंट तक पहुंचा जहाँ देवराज चौहान मौजूद था। टेंट पर गोलियों के कई छेद बने दिखाई दे रहे थे। काजिया होठ भींचे जल्दी से टेंट पर प्रवेश कर गया। टेंट में हर तरफ नजर मारी काजिया ने, परंतु देवराज चौहान न दिखा। तभी चारपाई के नीचे उसे देवराज चौहान की टांग हिलती दिखी। काजिया गुर्रा उठा। बाहर आ जाओ। देवराज चौहान जल्दी से बाहर निकलता क्या उठा।
अगर मैं नीचे नहीं छुपता तो कई गोलियां मुझे लग चुकी होती। टेंट के भीतर कई गोलियां। अब सब ठीक है, वो चले गए हैं, काजिया ने कठोर स्वर में कहा। मेरी बात सही निकली जनाब, देवराज चौहान खड़ा होते क्या उठा। यूसुफ खान ने आकर हमला करा ही दिया। ये शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, आपको मारने के लिए वो फिर हमला कराएगा। काजिया देवराज चौहान को घूरता रहा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत कुछ सोच रहा है। बाहर आ जाओ, कहने के साथ ही काजिया टेंट से बाहर आ गया। बाहर आते ही काजिया ठिठका। सामने से जोरा खानम आ रही थी, बच्चा भी उसका साथ था। वही जोरा खानम जिसे देवराज चौहान ने गुंडों से बचाया और बाद में उन तीनों की लाशें 2 घंटों बाद उसी जगह पर देवराज चौहान ने देखी। जोरा खानम पास आ गई। काजिया की कठोर निगाह जोरा खानम पर थी। अब्बा, वो बच्चा काजिया से क्या उठा। अभी मैंने बहुत धमाके सुने, बहुत गोलियां चली। तुम इस वजह से ये इसे तुम इस वक्त इसे लेकर यहाँ क्यों आई। मैं आ रही थी तो ये साथ चलने की जिद करने लगा। जोरा खानम बोली। क्या हुआ यहाँ पर। कुछ लोगों ने यहाँ हमला कर दिया, काजिया गुर्राया। ओह, किसने। अभी पता नहीं। काजिया के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। तुम हुसैन को लेकर यहाँ से जाओ। यही वक्त था कि देवराज चौहान टेंट से बाहर निकला। देवराज चौहान की निगाह जोरा खानम पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। कम से कम जोरा खानम को यहाँ देखने की आशा तो उसने नहीं की थी। उसे तो वो भूल भी चुका था। जोरा खानम यहाँ, वही बच्चा साथ में। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। जोरा खानम देवराज चौहान को देखते ही चौंकी और क्या उठी। तुम यहाँ। काजिया चौंका। देवराज चौहान ने जोरा खानम को देखकर सिर हिलाया। तुम जानती हो इसे। काजिया की आंखें सिकुड़ी। यही तो था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इसने मुझे गुंडों से बचाया। काजिया ने होंठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान खामोशी से खड़ा रहा। ये बहादुर इंसान है, तुम इसका खास ध्यान रखना काजिया, जोरा खानम बोली। तुम जाओ, काजिया ने कहा। लेकिन कैंप पर हमला किसने किया। अभी मैं नहीं जानता, लेकिन पता चल जाएगा, काजिया गुर्राया। तुम जाओ। चलो हुसैन, हम चलते हैं। जोरा खानम ने बच्चे की बाँह पकड़ी और वहां से वापस चल दी। काजिया ने देवराज चौहान को देखा और बोला, तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ। देवराज चौहान काजिया के साथ चल पड़ा। कुछ कदम ही वे बड़े के सामने से आता एक आदमी कह उठा, जनाब काजिया, हमारी गोलियों से हमला करने वालों में से एक आदमी मारा गया। कहाँ है लाश। उधर जनाब, दिखाओ मुझे। वे उस तरफ चल पड़े। देवराज चौहान हर तरफ नजरें घुमा रहा था। ठीक ठाक हमला किया गया था। काफ़ी लोग मारे गए थे और कैंप एक बारगी हिल सा गया था। ऐसा ही चाहता था देवराज चौहान। कैंप के लोग हर तरफ दौड़ते नजर आ रहे थे। वे तीनों काफ़ी हटकर पड़ी एक लाश के पास पहुंचे। यह है जनाब। काजिया ने लाश के चेहरे को देखा। देवराज चौहान ने भी देखा। इसकी पहचान हुई। काजिया ने उस व्यक्ति से पूछा। नहीं जनाब, अभी तक तो कोई इसे पहचान नहीं सका, उसने जवाब दिया। सबको इसका चेहरा दिखाओ। इसकी पहचान करके हमें यह जानना है कि हमला किसने करवाया है। मुझे तो ये स्थानीय ही लगता है। तभी देवराज चौहान कह उठा, जनाब, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि यूसुफ खान हमला। जुबान बंद रखो। काजिया उसे देखकर गुर्राया। देवराज चौहान चुप हो गया। इसकी पहचान कराओ जल्दी से जल्दी, काजिया उस आदमी से बोला। उसने सहमति से सिर हिला दिया। तब तक पास ही ट्रेनिंग पा रहे कुछ लोग लौट आए थे। ग्रेनेडों के धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनकर आए थे। अब्दुल मजीद भी उनके साथ था, जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। मैं सूसू करके आता हूँ, मौका देखकर देवराज चौहान ने कहा और पेड़ों की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ काजिया, बोला अब्दुल मजीद। कुछ लोगों ने कैंप पर हमला। देवराज चौहान एकांत में पेड़ों के पीछे पहुंचा और जेब से मोबाइल निकालकर मोना चौधरी का नंबर मिलाया। फौरन ही मोना चौधरी से बात हो गई। काम हुआ, उधर से मोना चौधरी ने पूछा। हाँ, कैंप पर हमला हुआ, सब बढ़िया रहा, कुछ लोग भी मारे गए, देवराज चौहान ने कहा। तुमने जो करने को कहा मैंने कर दिया। हमला करने वालों में से एक मारा गया। क्या फ़र्क पड़ता है, उधर से मोना चौधरी ने कहा। फ़र्क ये पड़ता है मोना चौधरी की उसकी पहचान कराई जा रही है। कैंप का लीडर काजिया है, जो कि तेज़ नज़र रखता है। उसने उस आदमी को देख कर ही बता दिया कि वो स्थानीय है। उसने अपने आदमियों से उसकी पहचान कराने को कहा है। उसकी पहचान जल्दी करा ली जाएगी। इस तरह काजिया के आदमी हमला करने वालों तक पहुंच जाएंगे और उनका मुंह खुलवा लेंगे कि उन्होंने किसी के कहने पर हमला किया। समझी। तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता हूं कि इस बारे में काजिया के आदमियों को जरा भी सफलता ना मिले। मोना चौधरी की आवाज़ नहीं आई। तुमने किस तरह इन लोगों को इकट्ठा किया, देवराज चौहान ने पूछा। मैंने सलमान नाम के आदमी को 10 लाख देकर हमला करवाया है। तुम सिर्फ सलमान से मिली। हाँ, अब बाकी का 5 लाख उसे देने जाऊंगी। सलमान को ख़त्म कर दो। उधर से मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। सलमान खत्म हो जाएगा तो काजिया के आदमियों को कुछ भी पता नहीं चल सकेगा। ये ज़रूरी है। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी। बहुत ज़रूरी है, तभी मैं यहाँ कुछ कर पाऊँगा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। ठीक है, 1 घंटे तक ये काम हो जाएगा। क्या कैंप में अली आता जाता है। अभी तक मैंने यहाँ अली का जिक्र तक नहीं सुना, जबकि हमें अली चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ अली तक पहुँचने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं इधर कुछ बड़ा करूँगा तो मेरी खबर अली तक पहुँचेगी। तब शायद वो मुझसे मिलना चाहे, शायद वो कैंप में ही आ जाए। ठीक है, वहाँ के हालात तुम बेहतर समझ सकते हो। मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी।
तुम सलमान को ख़त्म करो, 1 घंटे में काम हो जाएगा। देवराज चौहान ने मोबाइल बंद करके जेब में रखा और पेड़ के तने के पीछे से निकला। अगले ही पल ठिठक गया। सामने एक गनमैन गन उसकी तरफ ताने खड़े उसे घूर रहा था। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े, फिर फौरन ही मुस्कुराकर बोला, मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था, मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त मिली हुई है। मैंने सब सुना है जो तुम कह रहे थे। गन थामे वो कठोर स्वर में बोला, क्या सुना? देवराज चौहान एक कदम आगे बढ़कर ठिठका, तुम कह रहे थे कि काजिया के आदमी मरने वाले की पहचान करा रहे हैं, वो हमला करने वाले तक पहुंच जाएंगे। तुम किसी सलमान को ख़त्म करा रहे हो ताकि कैंप के लोग हमला करने वालों तक ना पहुंच सके। सलमान तो मेरा साला है, मेरी बेगम का भाई, उसे मैं क्यों मारना चाहूँगा? देवराज चौहान एक कदम और आगे बढ़ा। तुमने फ़ोन पर कहा कि काजिया के आदमियों को सफलता ना मिले, कौन हो तुम? वो सख्त स्वर में बोला। तुमने बहुत गलत मतलब निकाला है मेरी बातों का। देवराज चौहान एक और कदम आगे बढ़कर ठिठका। तुम अपनी बातों में अली का जिक्र भी कर रहे थे। यह सब कुछ मैं जब मैं काजिया को बताऊंगा तो वो। तभी देवराज चौहान ने उस गनमैन के पीछे देखकर कुछ इशारा किया। गनमैन को लगा जैसे उसके पीछे कोई है। वो गन के साथ फुर्ती से पलट गया। देवराज चौहान ने चीते की भांति उस पर छलांग लगा दी। जोरों से उससे जा टकराया, दोनों नीचे गिरे। गन अभी भी उस आदमी के हाथ में थी। वो देवराज चौहान को अपने ऊपर से छिटक देना चाहता था, परंतु देवराज चौहान ने उसे ज़रा भी मौका नहीं दिया। यह आदमी उसका सारा खेल बिगाड़ सकता था। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा और गर्दन को पीछे की तरफ झटका दिया। कड़ाच की आवाज़ के साथ उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। वो शांत पड़ा रह गया। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता बरस रही थी। उसने फुर्ती से आसपास देखा, कोई नहीं था वहाँ। वहाँ कुछ कुछ दूर से अवश्य आवाज़ें उठ रही थीं। वो जल्दी से उठा, कपड़े झाड़े और वापस कैंप की तरफ बढ़ गया। चेहरे पर अब सामान्य भाव थे। देवराज चौहान कैंप में पहुंचा। कैंप में अब भीड़ बढ़ गई थी। पता चला कि कैंप के बाकी ट्रेनर भी धमाकों की आवाज़ सुनकर सबको लेकर कैंप में लौट आए थे, जिनमें यूसुफ खान भी था। सुरती आज़ाद था। अब्दुल मजीद तो पहले ही आ चुका था। एक अन्य ट्रेनर शरीफ खान भी वापस आ गया, जो नए भर्ती लोगों को गोला बारूद बनाने और लगाने की ट्रेनिंग देता था। मरने वाले हमलावर को सब देख रहे थे ताकि उसकी पहचान हो सके। देवराज चौहान काजिया के पास पहुंचा। वह कई लोगों से घिरा था। कहाँ थे तुम? काजिया उसे देखते ही क्या उठा। मैं सूसू करने गया था, उसके बाद आपको ही ढूंढ रहा था। भीड़ बढ़ जाने की वजह से आप नहीं मिल पा रहे थे। मेरे पास ही रहो। जी जनाब। तभी यूसुफ खान वहां पहुंचा और काजिया से बोला, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो हमारे कैंप पर हमला कर सके? काजिया यूसुफ खान को घूरने लगा। चेहरे पर कठोरता थी। पता चला कि कौन है हमला करने वाले? रात तक मेरे आदमी पता लगा लेंगे, काजिया ने शब्दों को भींच कर कहा। हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। यूसुफ खान ने देवराज चौहान को देखा। हमले के वक्त तुम कैंप में ही थे? जी जनाब। मेरे साथ आओ रहमान, काजिया ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान काजिया के साथ हो गया। अंधेरा होने वाला था जब मोना चौधरी सलमान के घर पहुंची। दरवाज़ा पहले की तरह ही खुला था। मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश किया। सलमान सामने ही ड्राइंग रूम में बैठा था। तुम वादे की पक्की निकली जो 5 लाख देने आ गई, सलमान बोला। तुमने भी तो बढ़िया काम कर दिखाया। खुद भी साथ में थे या आदमी ही भेजे? हमला ही तो करना था, आदमी भेज दिए, सलमान मुस्कुराया। मोना चौधरी मुस्कुराई। पैसे लाई हो? 5 लाख, सलमान ने उसके खाली हाथों को देखकर कहा। खाली हाथ कहीं जाना मेरी आदत नहीं है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा और कपड़ों के भीतर हाथ डालकर साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और 2 बार ट्रिगर दबाया। पिट पिट। दोनों गोलियां सलमान की छाती में जा लगी। वो उछलकर सोफे के नीचे लुढ़क गया। आधा मिनट तड़पा, फिर शांत पड़ता चला गया। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर वापस अपने कपड़ों में छुपाई और बाहर निकल गई। अंधेरा होने जा रहा था। काजिया देवराज चौहान को लेकर ऐसे टेंट में पहुंचा जहां बल्ब रोशन था। बाहर 2 आदमी खड़े कर दिए थे और उन्हें सख्ती से कह दिया था कि कोई भी टेंट के भीतर ना आए। टेंट पे टेबल के अलावा 4 कुर्सियां थीं। बैठो रहमान। काजिया खुद की एक कुर्सी पर बैठता क्या उठा। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जनाब। तभी बाहर से आवाज़ें आईं। गनमैनों से कोई बात कर रहा था। गनमैन उसे भीतर नहीं आने दे रहे थे। आ जाओ पठान। बाहर वाले की आवाज़ पहचान कर काजिया ऊंचे स्वर में बोला। पठान काजिया का मुंह लगा आदमी था और कैंप की देखरेख का काम करता था। अगले ही पल पठान ने भीतर प्रवेश किया। एक निगाह देवराज चौहान पर मारी। ठिठक सा गया वो। कहो, काजिया ने पठान को देखा। जनाब, हमारा एक आदमी पेड़ों की तरफ मरा पड़ा है, पठान बोला। उसके पास गन दबी हुई मिली। बेहद सफाई से उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है। यह काम उस हमले से जुदा है जो कैंप पर हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कैंप में ही हमारे आदमी को इस तरह मरना पड़ा हो। कैंप पर हमला भी पहली बार हुआ है। काजिया ने आंखें बंद कर ली। पठान खड़ा रहा। देवराज चौहान बारी बारी दोनों को देखता रहा। काजिया ने आंखें खोली और पठान से क्या उठा, यही कहने आए थे? ये क्या छोटी बात है जनाब जो आप इतने हल्के से ले रहे हैं?
पठान ने तेज स्वर में कहा। छोटी बात नहीं है, परंतु इस वक्त मैं व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद तुमसे बात करूंगा। पठान ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी, फिर पलटकर बाहर जाता क्या उठा। ठीक है जनाब। पठान के जाने के बाद काजिया ने देवराज चौहान से कहा, तुम कुछ कह रहे थे? मैं ये पूछना चाहता था जनाब कि ये सब कुछ यूसुफ खान ने किया है आपको मारने के लिए, और आपने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कब क्या करना है ये तुम मुझे बताओगे? ये तुम मुझे मत बताओ। काजिया का स्वर कठोर हो गया। ठीक है जनाब, इस वक्त मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जी जनाब। मुझे फिर से बताओ कि तुमने यूसुफ खान को फ़ोन पर क्या कहते सुना था। देवराज चौहान ने वही बातें दोहरा दी जो उसने पहले काजिया को कही थी। काजिया ने सुना, फिर सिर हिलाकर बोला, तुमने वो मकान देखा है जो पास ही पहाड़ी की ढलान में बना है? जी जनाब। यहाँ से वो थोड़ा सा ही नज़र आता है, बाकी ढलान में छिप जाता है। मैं उस तरफ कभी नहीं गया। मैं वहाँ रहता हूँ। जी जनाब। ये बात यूसुफ खान अच्छी तरह जानता है। ऐसे में वो मुझे मारना चाहेगा तो उस मकान पर हमला कराएगा, कैंप में नहीं। देवराज चौहान ने समझने वाले ढंग से सिर हिला दिया। तो उसने कैंप पर बेवकूफ़ों की तरह गोलियां क्यों चलाई, क्यों ग्रेनेड बरसाए? उस मकान पर तो एक ग्रेनेड भी नहीं गिरा। ये हमला यूसुफ खान ने करवाया होता तो ऐसा ना होता। जनाब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमला यूसुफ खान ने ही करवाया है, आपको मारने के लिए। मुझे यकीन नहीं। काजिया ने इनकार में सिर हिलाया। आपने भी मेरी तरह यूसुफ खान की फ़ोन पर कई बातें सुनी होती तो यकीन ज़रूर करते। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि यूसुफ खान की गर्दन पकड़ने की अपेक्षा आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं सच तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे द्वारा इतना बताने पर भी आप सच तक नहीं पहुंच सके तो मैं क्या कर सकता हूं? देवराज चौहान के स्वर में नाराज़गी के भाव थे। आप यूसुफ खान से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? यूसुफ खान से इस बारे में बात करने का मतलब है हम लोगों के बीच बना विश्वास खत्म। यही तो देवराज चौहान चाहता था। विश्वास तो तभी खत्म हो गया था जब मैंने यूसुफ खान को यह कहते सुना कि मुझे कैंप का बड़ा बनना है। जब तक काजिया जिंदा है मैं लीडर नहीं बन पाऊंगा। कैंप पर हमला करो और काजिया को खत्म कर दो। काजिया देवराज चौहान को होड़ पीछे देखने लगा। आप तो बहुत डरपोक है जनाब, जो यूसुफ खान से बात करने की हिम्मत नहीं रखते। काजिया दांत पीस कर कह उठा, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने तो आपका भला किया है सब कुछ बताकर, परंतु आप तो मुझे ही डांट रहे हैं। काजिया कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम हमले के बाद पेड़ों की तरफ गए थे सूसू करने? आपसे कहकर ही। वहाँ एक गनमैन मरा मिला, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है। काजिया ने उसकी आंखों में झाँका। ओह, जब मैं उधर सूसू करने गया था तो उसने मुझे देखा था, देवराज चौहान बोला। तुम जब वापस आए तो वो जिंदा था? जी जनाब। वो वहीं पेड़ों की तरफ गन पकड़े टहल रहा था, देवराज चौहान जोर लगा के बोला। काजिया के दांत भिज गए, वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ, तुम मेरे साथ ही रहो। जो हुक्म जनाब। दोनों बाहर निकले टेंट से। काजिया वहाँ खड़े पहरेदारों से बोला, कैब में मौजूद सबकी हाजिरी ली जाए, मुझे शक है कि कोई बाहरी आदमी हम लोगों में से है। वो दोनों तुरंत वहाँ से चले गए। काजिया वहीं खड़े होकर कैंप में नजरें दौड़ाने लगा। ग्रेनेडों से जो गड़बड़ गड़बड़ हुई थी उसे ठीक किया जा रहा था। खाना बनाने वालों में से कुछ लोग मर गए थे, उनकी जगह दूसरे लोग खाना बनाने वालों में शामिल हो गए थे। वहाँ पर अंधेरा घिर चुका था। काजिया की परेशान निगाह हर तरफ फिर रही थी। देवराज चौहान शरीफों की तरह उसके पास खड़ा था। तुमने मेरे दिमाग की शांति भंग कर दी रहमान। यूसुफ खान मेरा बहुत विश्वासी आदमी है। अब मैं क्या कहूँ जनाब। देवराज चौहान ने लंबी सांस खींची। सब कुछ आपके सामने ही है। कैंप में सबको टेंटों में भेजा जा रहा था। हाजिरी लेने की तैयारी हो रही थी। खाना बनने में अभी वक्त था। तभी पठान वहाँ पहुँचा। वो बोला, मरने वाले हमलावर की पहचान हो गई है। वो स्थानीय व्यक्ति है। हमारे आदमी हमले की वजह पता करने आए, करने गए हैं। हम्म। काजिया ने सिर हिलाया। यूसुफ खान कहाँ है? वो एक टेंट के बाहर कुर्सी पर बैठा फ़ोन पर बातें कर रहा है, पठान ने बताया। फ़ोन पर बात? काजिया के दांत पिचे। हाँ, काफ़ी देर से वो फ़ोन पर ही बात कर रहा है। पठान ने काजिया को देखा। क्यों, क्या बात है? ये रहमान है, कुछ दिन पहले ही हमारे कैंप में आया है। काजिया ने देवराज चौहान की तरफ इशारा करके पठान से कहा। इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज कैंप पर हमला होगा। पठान हैरान हो उठा। पहले बता दिया था? कल रात बताया था रहमान। जी जनाब। पठान को वो सब बातें बताओ जो तुमने मुझे बताई थी, काजिया दुखी स्वर में बोला। सब कुछ बताया देवराज चौहान ने। पठान ने सब कुछ सुना। काजिया क्रोध से भरा खामोश खड़ा रहा। पूरी बात सुनने के बाद पठान आवेश में काजिया से बोला, सब कुछ जानते हुए भी आप खामोश है जनाब? तो तुम मानते हो कि यूसुफ खान ऐसा कर सकता है? काजिया शब्दों को चबा कर कह उठा। दिमाग खराब होते देर नहीं लगती। रहमान ने आपको पहले ही बता दिया था कि यूसुफ खान की मंशा क्या है, तो तब भी आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये सब यूसुफ खान ने किया है? पठान बोला, कुत्ता पागल हो जाए तो उसे जिंदा छोड़ देना गलत बात है, जबकि आप तो कुत्ते को साथ ही रखे हुए हैं। अब की बार वो बड़ा हमला कराएगा। पठान, काजिया ने कहा, मैं कैंप में कम होता हूँ और उस मकान में ज़्यादा। हमला वहाँ क्यों नहीं? जनाब, हमला करने वाले घबरा गए होंगे। उन्हें उस मकान पर ही हमला करने को कहा होगा यूसुफ खान ने, परंतु उन्होंने कैंप पर हमला कर दिया।
आप रहमान का शुक्रिया करें कि इसने सब कुछ पहले ही बता दिया आपको। देवराज चौहान पास में भोला सा बना खड़ा रहा। पठान पुनः क्या उठा। अब मैं कह सकता हूँ यूसुफ खान इतनी देर से मोबाइल से क्यों चिपका हुआ है। वो जिन लोगों से काम करा रहा है उन्हें डांट रहा होगा कि गलत हमला किया। आप अभी तक जिंदा हैं। अब की बार वो बहुत ही ढंग से हमला कराएगा। खतरे को पहले ही ख़त्म कर दीजिए जनाब, वरना उसका निशाना ठीक भी बैठ सकता है। अगला हमला भी खाली गया तो वो मौका पाकर आपको कहीं खुद ही गोली ना मार दे। देवराज चौहान शांत निगाहों से पठान को देख रहा था। पठान उसकी मुश्किलें आसान कर रहा था। यूसुफ खान इधर ही आ रहा है जनाब, एकाएक पठान ने कहा। काजिया और रहमान की निगाहें उस तरफ उठी। यूसुफ खान आता दिखा, वो पास आ गया। टेंट के भीतर से रोशनी बाहर तक आ रही थी। यूसुफ खान का चेहरा उखड़ा सा दिखा। पठान ने बेचैनी से काजिया को देखा। परेशान लग रहे हो यूसुफ, काजिया बोला। यूं ही, यूसुफ खान ने सिर हिलाया। तुम सुनाओ, हमला करने वालों का पता लगा? पठान क्या उठा। जो हमलावर मारा गया उसका पता चल गया है। हमारे आदमी हमले के बारे में ही पता करने गए हैं। वो खाली हाथ नहीं लौटने वाले। वापसी पर वो एक खबर ज़रूर लाएंगे कि हमले के पीछे कौन है या किसने करवाया। ज़रूर पता लगना चाहिए। यूसुफ खान बोला। हमारे कैंप पर ऐसा हमला हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो दूसरे संगठन वालों ने ही हमला करवाया होगा कि हम ठीक से काम ना कर सके। वो इससे जलते हैं। पठान ने बेचैनी से काजिया को देखा। काजिया खतरनाक निगाहों से यूसुफ खान को ही देख रहा था। देवराज चौहान बेहद शांत था। यूसुफ, काजिया बोला, हमें मालूम था कि हमला होने वाला है। कैसे? यूसुफ खान चौंका। रहमान ने किसी को बातें करते सुन लिया था। हम में कोई गद्दार है, काजिया गुर्राया। ओह, कौन है वो गद्दार? उसके होंठों से निकला। पठान ने बेचैनी से देवराज चौहान को देखा, काजिया को, फिर यूसुफ खान को। बता काजिया, कौन है वो गद्दार? उसे मैं अपने हाथों से कुत्ते की मौत मारूंगा। यूसुफ खान गुर्रा उठा। काजिया ने अपने कपड़ों के भीतर से रिवॉल्वर निकाली और यूसुफ खान की तरफ कर दी। यूसुफ खान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। उसने काजिया को देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा यूसुफ खान कि वो गद्दार तू है। इसके साथ ही काजिया बार बार टिगर दबाने लगा। थाए 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 थाए। पांचों गोलियां यूसुफ खान की छाती में जा धसी। वो उछला और पीछे जा गिरा। देवराज चौहान ने मन ही मन चैन की सांस ली। पठान ठगा सा खड़ा रह गया था। काजिया का चेहरा दरिंदगी से भरा पड़ा था। रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे करता बड़बड़ा उठा। रामजादा गद्दार। गोलियों की आवाज़ सुनकर कैंप वाले चौंके। कई गनमैन दौड़ते हुए वहां पहुंचे। देखते क्या हो, यूसुफ खान की लाश उठा और खाई से नीचे फेंक दो। पठान फौरन ऊंचे स्वर में क्या उठा। ये गद्दार था। आज कैंप पे जो हमला हुआ वो इसी ने करवाया था। ये जनाब काजिया को खत्म करके उसकी जगह लेना चाहता था। काजिया जनाब को दुख है कि यूसुफ खान को मारना पड़ा। यूसुफ से काजिया साहब की दोस्ती थी, परंतु गद्दार को जिंदा भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो रात भर इसकी लाश यहीं पर रहने दो। काजिया गुर्रा उठा, ताकि बाकी लोग सबक सीख सके कि गद्दार की क्या सजा होती है। कल इसके शरीर को खाई में फेंक दिया जाए, काजिया ने कहा और तेज तेज कदमों से वहां से दूर होता चला गया। काजिया मकान पर पहुंचा। 4 कमरों का वो छोटा सा मकान था। वो कमरे उसके काम आते थे, जिसमें वो जोरा खानम और बच्चे के साथ रहता था। तीसरे कमरे में 4 स्क्रीनें लगी हुई थी, जिन पर वो कैंप के नज़ारे देख सकता था। कैंप पर नज़र रखने का काम अधिकतर जोरा खानम ही करती थी। चौथे कमरे में कुछ अलमारियां थी जिनमें ज़रूरी कागजात थे। काजिया के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी नाच रही थी। यूसुफ खान का यूसुफ खान को वो अपने भाई जैसा समझता था, परंतु आज उसे अपने हाथों से मारना पड़ा था। वो समझ नहीं पाया कि यूसुफ खान को उसने क्यों मारा और उसका कसूर क्या था। उसे अभी तक यूसुफ खान की गद्दारी पर यकीन नहीं आ रहा था। कमरे में जाकर उसने तगड़ा पैक बनाकर घूंट भरा। परेशान क्यों? जोरा खानम की आवाज़ कानों में पड़ी। काजिया ने नजर घुमाकर देखा। जोरा खानम बच्चे के साथ कुर्सी पर बैठी थी। यूसुफ खान को मैंने मार दिया, काजिया के होठों से निकला। क्यों? कैंप पर होने वाले हमले में उसका हाथ था। ऐसी बात है तो फिर परेशान क्यों? जोरा खानम बोली। मुझे यकीन नहीं आता कि वो गद्दार था। अभी तो तुमने कहा कि हमले के पीछे उसका हाथ था, जोरा खानम बोली। ये सब रहमान ने साबित किया था। वही रहमान जिसने तुम्हें उन बदमाशों से बचाया था। काजिया ने पुनः घूंट भरा। उसका नाम रहमान है? वो अच्छा इंसान है। उसने साबित किया तो तभी तुमने यूसुफ खान को मारा? हाँ। तो अब परेशान क्यों? मुझे लगता है कि मैंने यूसुफ खान को मारने में जल्दी कर दी। वो गद्दार नहीं था। जोरा खानम कुछ पलों तक काजिया को देखती रही, फिर कह उठी। तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ मत सोचो। यूसुफ खान की मौत ने तुम्हें तकलीफ दी है। काजिया ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। बस और मत पीना, खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। सुबह उठोगे तो अपने को ठीक पाओगे। मेरा दिमाग खराब पड़ा है कि मैंने यूसुफ खान को गोली मार दी। काजिया गुस्से से कह उठा। वो गद्दार था, तुमने ही कहा, लेकिन अब मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं। रहमान की बातों में आकर मैं पागल हो गया था। यूसुफ खान भला कैंप पर हमला क्यों करवाएगा? वो मेरी जगह क्यों लेना चाहेगा? मुझे विश्वास नहीं कि वो ऐसा चाहता होगा। यूसुफ खान मर गया? हाँ, मैंने उसे। तो बात खत्म। खाना खाओ और सो जाओ। मैं खाना लगाती हूँ। बच्चे को छोड़कर जोरा खानम उठ खड़ी हुई।
देवराज चौहान अपने टेंट में पहुंचा। मुनीर, महाजन, यासीन अपनी चारपाइयों पर लेटे थे। देवराज चौहान को आया पाकर उठ बैठे। तुम क्या करते फिर रहे हो? मुनीर कह उठा। क्यों? मैंने सुना तुम्हारी वजह से यूसुफ खान को काजिया ने गोली मारी। मेरी वजह से नहीं। देवराज चौहान चारपाई पर बैठते हुए कह उठा। यूसुफ खान गद्दार था। वो काजिया को मारकर उसकी जगह लेना चाहता था। मैंने जब ये बात जानी तो काजिया को बता दिया, और काजिया ने तुम्हारी बात पर यकीन करके यूसुफ खान को मार दिया। यासीन बोला। मैंने काजिया को यकीन दिला दिया था। कैसे? यूसुफ खान कैंप पर हमला कराने जा रहा था कि हमले में काजिया को मारा जा सके। मैंने ये बात पहले ही काजिया से कह दी थी, और फिर हमला हो गया। काजिया ने यूसुफ खान को मार दिया। फिर तो यूसुफ खान बहुत गलत काम कर रहा था, मुनीर बोला। महाजन ने बातों में हिस्सा नहीं लिया था। तुमने तो काजिया को बचा लिया, यासीन ने कहा। हाँ, वो अच्छा इंसान है, उसके बच जाने से मुझे खुशी हुई, देवराज चौहान ने कहा। काजिया ने तुम्हें इनाम भी दिया होगा? अभी तक तो नहीं। वो तुम्हें ज़रूर इनाम देगा। कल रात तुम टेंट में नहीं आए तो मुझे चिंता होने लगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। कल रात में काजिया के साथ था। तभी टेंट का पर्दा उठा और शरीफ खान ने भीतर प्रवेश किया, जो कि गोला बारूद और बम बनाने की ट्रेनिंग देता था नए भर्ती लोगों को। अंधेरा होने की वजह से वे लोग एक दूसरे को देख ना पा रहे थे। रहमान, वो बोला। हाँ, कौन हो तुम? देवराज चौहान बोला। शरीफ खान हूँ मैं। गोला बारूद बम बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ। कहो। तुम कल मुझसे मिलना, तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ पल देवराज चौहान ने खामोश रहकर कहा। ठीक है, कल मिलूंगा तुमसे। शरीफ खान चला गया। तुम्हारी पूछ होने लगी है यहाँ, यासीन मुस्कुराकर बोला। कुछ दिनों में ही तुमने अपना सिक्का जमा लिया। अगले दिन सुबह 6 बजे अभी अंधेरे में ही था कैंप में, परंतु कैंप में कब से जाग हो चुकी थी। सब उठकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि वहाँ उस्मान भाई और बुखारी आ पहुँचे। वे एक टेंट में जा बैठे। पठान को बुलाकर कहा कि काजिया को बुलाकर लाएं। एक आदमी उन दोनों के लिए गर्म कहवा दे गया। 10 मिनट में ही पठान काजिया के साथ वापस आ गया। काजिया का चेहरा बता रहा था कि वो पहले से ही उठा पड़ा है। जनाब, काजिया ने दोनों को आदर भरी नज़रों से देखा और कुर्सी पर बैठ गया। अचानक कैसे आना हुआ? हमें पता चला है कि कल रात तुमने यूसुफ खान को गोली मार दी। उसकी लाश अभी भी कैंप में खुले में पड़ी है। पठान क्या उठा। तुम खामोश रहो, बुखारी ने कहा। पठान चुप हो गया। उस्मान भाई और बुखारी की गंभीर निगाह काजिया के चेहरे पर जा टिकी। वो गद्दार था, काजिया ने गंभीर स्वर में कहा। साबित करो। कल कैंप पर जो हमला हुआ वो यूसुफ खान के इशारे पर ही हुआ। वो मुझे मारकर मेरी जगह ले लेना चाहता था। रहमान ने मुझे एक दिन पहले ही कह दिया था कि यूसुफ खान ऐसा करने जा रहा है। उसने यूसुफ खान की बातें सुन ली थी। ये सब कुछ वो फ़ोन पर ही किसी से कह रहा था। काजिया ने गंभीर स्वर में कहा। रहमान को बुलाओ। पठान जानने लगा कि एकाएक चटक कर काजिया से बोला। जो एक हमलावर कल मारा गया था, हमारे आदमी शाम को उसके बारे में पता करने गए थे, तो एक आदमी उनके हाथ लग गया जो कि कल वाले हमले में शामिल था। उसने बताया कि सलमान ने उन्हें इस हमले के लिए 2 लाख दिए थे। तब हमारे आदमी सलमान के पास पहुंचे तो वो अपने घर पर मरा पाया गया। तो किसी ने सलमान को मार दिया? काजिया की आंखें सिकुड़ी। हाँ, उसे 2 गोलियां मारी गईं। मेरे ख्याल में कल शाम जब यूसुफ खान देर तक मोबाइल से बात कर रहा था तो शायद तब वह इसी बात के लिए किसी से कह रहा होगा। उसे डर होगा कि हम सलमान तक पहुंच सकते हैं और सलमान उसका नाम ले सकता है, इसलिए उसने सलमान को पहले ही ख़त्म कर दिया। ये हो सकता है। तुम रहमान को लेकर आओ। पठान चला गया। तुम्हारी और यूसुफ खान की तो बहुत पड़ती थी, उस्मान भाई ने कहा। हाँ जनाब, तब मुझे मालूम नहीं था कि वो गद्दार है, काजिया ने व्याकुलता से कहा। यूसुफ खान हमारे काम का आदमी था। वो गद्दार था, तभी उसे गोली मारी गई। जो भी हुआ बुरा हुआ। कैंप में तुम्हारे बाद उसी का नंबर आता था। बुखारी ने गहरी सांस ली। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है यूसुफ खान की तुम्हारी जान लेने के लिए कैंप पर हमला करा दे? ये सब हो चुका है जनाब। तभी पठान के साथ देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। उन दोनों को देखते ही रहमान ने सैल्यूट मारा। फौजी, आप दोनों को सैल्यूट मारता है जनाब। काजिया, उस्मान भाई ने कहा। रहमान से हम बात कर लेंगे। तुम यूसुफ खान की लाश खाई में फेंक दो। जी जनाब। काजिया उठ खड़ा हुआ और पठान के साथ बाहर निकल गया। बैठो रहमान, बुखारी ने कहा। देवराज चौहान नीचे ज़मीन पर बैठ गया। ऊपर नहीं बैठोगे? मेरी इतनी औकात कहाँ कि आपके सामने कुर्सी पर बैठ जाऊं? देवराज चौहान बोला। बुखारी बोला। अब तुम हमसे जो भी कहोगे सच सच कहोगे। जी जी जनाब। यूसुफ खान का सारा मामला बताओ कि तुमने क्या सुना और क्या हुआ। देवराज चौहान खामोश हो गया। रहमान, उस्मान भाई ने कहा। तुम चुप क्यों हो गए? जनाब, मुझे इस मामले में ना कीजिए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। देवराज चौहान रो देने वाले सर में क्या उठा। क्या मतलब? मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। फौजी के लिए झूठ बोलना बहुत कठिन होता है। आखिर कब तक मैं झूठ कहता रहूँगा? मुझे कैंप से जाने की इजाज़त दे, मैं इस्लामाबाद में बहुत खुश था। उस्मान भाई और बुखारी की नज़रें मिली। देवराज चौहान के चेहरे पर व्याकुलता नजर आ रही थी। हमें बताओ आखिर बात क्या है? बुखारी ने प्यार भरे स्वर में कहा। जनाब, सच बोलूँगा तो गर्दन कट जाएगी। झूठ बोला नहीं जाता। आप मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? कहते हुए देवराज चौहान की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं अपनी बेगम के साथ गरीबी में रह लूँगा। कोई तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता। हम काजिया से बड़े हैं। जो भी सच है तुम बता दो।
देवराज चौहान ने आंसू पोंछे। जनाब, मैंने यूसुफ खान को कुछ भी कहते नहीं सुना। वे तो बेमौत मारे गए। ये सब जनाब काजिया साहब की चाल है। कोई उन्हें 30 करोड़ रुपया दे चुका है कि वो इस कैम्प को तबाह कर दें। क्या? बुखारी और उस्मान भाई चिहुक पड़े। ये तुम क्या कह रहे हो? उस्मान भाई के होंठों से निकला। यही सच है जनाब। मुझे मजबूर किया गया कि मैं झूठ बोली और ऐसा कहूँ कि मैंने यूसुफ खान को ये सब कहते हुए सुना। इस झूठ के बदले काजिया साहब ने मुझे 5 लाख देने का वादा किया है। देवराज चौहान ने कहा। तुम तुम पागल तो नहीं हो गए? उस्मान भाई के होंठों से निकला। कैंप को तबाह करने के बदले काजिया को 30 करोड़ दिया है। किसने? मैं उसे नहीं जानता जनाब। परसों रात की बात है, 11 बजे होंगे। मैं नींद में था कि सूसू करने के लिए उठा और पेड़ों की तरफ चला गया। जब सूसू कर रहा था तो तब काजिया साहब को किसी आदमी के साथ अंधेरे में बात करते सुना। वो पास ही थे। मैं उनकी बातें सुनने लगा। वो आदमी काजिया साहब को कह रहा था कि तुमने जहाँ कहा हमने वहाँ 30 करोड़ पहुँचा दिए हैं। अब तुम कैंप को तबाह करने में देर क्यों लगा रहे हो? ये कैंप तबाह होगा तो लोग हमारे कैंप में भर्ती होंगे, वरना नए लोग तुम्हारे संगठन में भर्ती होते हैं। तुम्हारा संगठन ताकतवर बनता जा रहा है और हम कमज़ोर हो रहे हैं। इस पर काजिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कल से वो अपना काम शुरू कर देगा। कल कुछ लोग कैंप पर हमला बोलेंगे और उसके साथ ही मैं किसी न किसी बहाने से जिनके दम पर कैंप सलामत है उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दूंगा। देवराज चौहान बताता रहा, वो सुनते रहे। फिर जब वो आदमी चला गया तो मैं घबरा कर पीछे हटा तो आहट उभरी। काजिया ने मुझे देख लिया और 5 लाख का लालच देकर मुझे अपने साथ मिला लिया। मैं इनकार करता तो वो मुझे मार देता। अब आप लोगों को देखा तो कुछ हौसला आया और सच बात कह दी, वरना यहाँ तो जनाब काजिया का ही हुक्म चलता है। ये तो शुरुआत है यूसुफ खान की हत्या करना। आप देखना जल्दी काजिया किसी और को भी मारेगा। वो पूरा कैंप तबाह कर देगा। इसी काम के लिए तो उसने 30 करोड़ लिया है। काजिया बहुत खतरनाक आदमी है, देवराज चौहान ने डरे स्वर में कहा। उस्मान भाई और बुखारी की हक्की पक्की नजरें मिली। कई पलों तक दोनों के होठों से बोल ना फूटा। जनाब, देवराज चौहान दयनीय स्वर में क्या उठा। ये बातें काजिया साहब को मत बताना, नहीं तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम बाहर जाकर खड़े हो जाओ, अभी हम तुम्हें आवाज़ देंगे तब तुम आना। उस्मान भाई ने कहा। जी जनाब, देवराज चौहान ने कहा और उसी पल उठकर बाहर निकल गया। उस्मान भाई और बुखारी की नज़रें मिली। मुझे विश्वास नहीं होता कि काजिया ऐसा कर सकता है। बुखारी क्या उठा। मुझे भी यकीन नहीं है इस बात पर। दोनों के चेहरों पर गंभीरता नाच रही थी। कुछ पल वे चुप रहे। तो हम ये माने कि रहमान हमसे झूठ कह रहा है? बुखारी बोला। रहमान की बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बुखारी, क्या मतलब? सवाल ये पैदा होता है कि रहमान इतनी बड़ी बात झूठ क्यों कहेगा? उस्मान भाई ने कहा। तो क्या वो सच कह रहा है काजिया के बारे में? उस्मान भाई चुप रहा। सच भी हो सकता है बुखारी, ये बहुत नाजुक मामला है। इंसान को बेईमान होते देर नहीं लगती। तो क्या किया जाए? हमें कैंप में रहकर ही हर तरफ नज़र रखनी होगी। हम कैंप को बर्बाद होते नहीं देख सकते। हमें ऊपर भी जवाब देना है। हमारे ऊपर अली है। अली को इस बात की तसल्ली कराना आसान नहीं होता कि सब ठीक है। हमें रहमान से बात करनी चाहिए। हम उसे झूठा नहीं कह सकते पूरी तरह। कुछ तो बात होगी। काजिया से बात की जाए। कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कभी नहीं मानेगा कि ऐसी कोई बात है। हाँ, ऐसा ही होगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये तो परेशान हो जाने वाली बात है। रहमान, बुखारी ने पुकारा। देवराज चौहान फौरन टेंट में आ गया। बाहर दिन निकल आया था। जनाब जी। भीतर आकर देवराज चौहान पुनः नीचे बैठते घबराए स्वर में कह उठा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप काजिया साहब से मत कहना, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। निश्चिंत रहो, बात हम तक ही रहेगी। बुखारी ने सिर हिलाकर कहा। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। मेरी माने तो जनाब काजिया को सख्त से सख्त सजा दें। धूप में सारा दिन दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहने की सजा दे दें। तुम कहते हो कि काजिया सबको मार देना चाहता है। जो भी बड़े ओहदेदार हैं, यही बात परसों रात उसने उस आदमी से कही थी। उसके बाद वो कैंप को तबाह करेगा और भाग जाएगा। उसे भागने मत दीजिएगा जनाब। रस्सी से उसके हाथ पांव बांध दीजिए। तुम्हारी बात की तस्दीक करने के लिए हम कुछ दिन कैंप में ही रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देवराज चौहान ने जैसे चैन की सांस ली। लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हुक्म दीजिए जनाब। काजिया पर नज़र रखनी होगी। वो क्या क्या करता है हमें बताना होगा। ठीक है जनाब, मैं बताऊंगा। हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है, तुम सच कह रहे हो। परंतु एक बार अपनी तसल्ली कर लेना चाहते हैं। अगर काजिया अब फिर किसी को गोली मारता है तो हमें तुम्हारी कही बात पर तसल्ली हो जाएगी। आप देख लेना जनाब, काजिया साहब ज़रूर किसी न किसी को मारेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। यही तो हमने देखना है। जनाब जी, बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊँ? बहुत भूख लग रही है। देवराज चौहान ने पेट को हाथ लगाकर बोला। हाँ जाओ, खाना खा लो और काजिया की हरकतों की खबर हमें देते रहना। जरूर जी। देवराज चौहान उठा और बाहर निकल गया। उस्मान भाई बुखारी गंभीर स्वर में बोला। मुझे तो रहमान सच कहता लगता है। हमें काजिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस्मान भाई का सर गुस्से से भर उठा। 30 करोड़ ने उसे बेईमान कर दिया। दिल तो करता है कि अभी काजिया को। शांत रहो उस्मान भाई, हमें भी देख लेने दो कि अब काजिया क्या कदम उठाता है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं वांटेड डेली के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।